दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा और आपको ये जानकारी हुई कि अब चचे जो है पूरे सिंध प्रांत का राजा हो गया है, क्योंकि उसका जो भाई महारत है उसकी डेथ हो गई है। आगे चश्तामा हमें क्या क्या बताता है, तो साथियों बोधिस विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। चश्तामा में आगे का इतिहास ये है कि समय के साथ चच और रानी सुहांडी, इस सुहांडी की 3 संतानें होती हैं, 2 बेटे और 1 बेटी होती है। इसमें बड़े भाई का नाम दारसिया और दूसरे बेटे का नाम दाहिर होता है। बेटे का नाम बाई रखा जाता है। इसकी कुंडली चच जो है जब बनवाता है तो उसमें नक्षत्र और ग्रहों के अनुसार दोनों पुत्र और पुत्री की जब बनवाता है तो पुत्री की कुंडली में ये बताता है, ज्योतिषी बताते हैं कि वो आलवर में ही रहेगी, वो बाहर कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि यदि वो बाहर जाती है तो वो जिससे विवाह होगा वो सिंध प्रांत का राजा होगा, आलवर का राजा होगा। और जो दारसिया है और दाहिर दोनों पुत्र हैं, वो कुछ समय सिंध प्रांत के राजा बनेंगे। इस तरह की जो बातें होती हैं, जो कुंडली की चीजें हैं, वो दाहिर जो है छिपा लेता है, वो चच छिपा लेता है, और ये बातें किसी को और को पता नहीं चलती है। कुछ समय बाद युद्ध में जब चच की मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से जब चच 630 से लेकर के 670 तक पूरे सिंध प्रांत में का साम्राज्य उसके हाथ में होता है, और ये 40 वर्ष तक पूरे सिंध प्रांत में राज्य करता है। इसके 2 पुत्र जो दाहिर है और दारसिया, ये देवल का राजा होता है और दाहिर आलवर का राजा। दोनों अपने अपने राज्य में राज करते हैं, और बाई को दारसिया के पास भेज दी जाती है, जिसका देख रेख दारसिया बड़ा भाई आलवर में करता है। बहन जब बड़ी हो जाती है तो दारसिया एक बतिया के राजा से शादी की बात करता है, और वहां का जो बतिया का राजा है वो विवाह में आलवर का एक किला मांगता है। अब उसकी शादी के लिए जो दारसिया बड़ा भाई है वो बाई को आलवर भेजता है। उसके साथ में 700 घोड़े और 500 ठाकुरों को साथ में भेजता है, और उसके साथ एक पत्र भी लिखता है राजा दाहिर को कि बाई के का विवाह तय हो चुका है, निर्धारित हो चुका है, और वो राजा भी बतिया का राजा है, उपयुक्त है, ऐसा ज्योतिषों ने कुंडली में भी बताया है। ये विवाह शुभ बताया जाता है। और वो उस पत्र में ये भी लिखता है कि बाई को ससम्मान आलवर में स्वीकार किया जाए, और एक दुर्ग जो है बतिया के राजा को दान में दिया जाए। ये बातें जब बाई वहां आती है और पत्र उसे मिलता है, तो दाहिर उस पत्र पर विचार करके वो ज्योतिषियों के पास जाता है, और जाने के बाद फिर जो अपनी बहन के भविष्य के विषय में वो जानने का प्रयास करता है। अब ज्योतिषी बताता है कि बाई का विवाह आलवर से बाहर कभी नहीं होगा, क्योंकि सितारे बताते हैं कि यदि बाई बाहर से जाएगी तो पूरे सिंध प्रांत का राजा वही बनेगा जिसके साथ बाई का विवाह होगा। अब इस विषय पर दाहिर को एक चिंता हो जाती है, क्योंकि ज्योतिषियों ने कुछ ऐसा बताया था। तो वो अभी ये सोचता है कि यदि बाई का विवाह हम बाहर करते हैं तो सिंध प्रांत से ये राज्य छिन जाएगा, इसकी चिंता उसे सताने लगती है।
अब दाहिर अपने मंत्री परिषद या गणमान्य लोगों को बुलाता है और बुलाकर उनसे चर्चा करता है। चर्चा करने के बाद वो बाई से विवाह करने के ठान लेता है। अपनी बहन से जब शादी करने की बात सोच लेता है तो तलवार के दम पर जबरन उसे वो विवाह कर लेता है। उसका मंत्री जो बुद्धिमान है वो इस विषय पर ये चर्चा जरूर करता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो ब्राह्मण कुल में एक कलंक होगा और इतिहास में ये लिखा जाएगा। इसमें हमारे जो ब्राह्मण धर्म है उस धर्म में एक भ्रम और संदेह उत्पन्न होगा। आगे चिशनामा ये बताता है कि राजा दाहिर अपने इस कुकृत्य को अपने पत्र द्वारा अपने बड़े भाई दारसिया को बताता है तो दारसिया अत्यंत नाराज हो जाता है और कहता है कि जो भी तुमने किया है वो अत्यंत निष्ठापूर्ण है और निंदनीय है। इसका फल तुझे निश्चय भोगना पड़ेगा। तुमने अवैध और घृत कार्य किया है। सांसारिक माया और मोह में आकर के सत्य हासिल करने के कारण आपने ऐसा कदम उठाया है या फिर ये शैतान के बहकावे में आकर के तुमने इस तरह का कृत्य किया है। इसका प्रायश्चित तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। और वो ये कहता है कि तुम इस तुरंत मार्ग से बाहर आ जाओ। उस समय जो पूरा सिंध प्रांत था वो बुद्धमय था। सभी वहां अभी तुम्हें ये करना होगा जिससे अपने पापों से मुक्त हो सको। अपनी करनी पर खेद व्यक्त करना होगा जिससे तुम हमारे धर्म से बहिष्कृत होने से बच सको। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें इसका कठोर दंड मिलेगा। चशनामा आगे बताता है कि दारसिया अपने सैनिकों के साथ आलोर के में राजा जो दाहिर है उसको पकड़ने के लिए आलोर की ओर वो प्रस्थान करता है और उसके साथ पूरा सैनिक होते हैं और वो सैनिकों के साथ ये उस समय के उपरांत थे। एक लंबी यात्रा करने के बाद वो आलोर पहुंच जाता है। वो दाहिर को पकड़ना चाहता है। ये सारी घटनाएं जो है 7वीं सदी के बाद की हैं। अब दारसिया हाथी पर बैठ करके आलोर के दुर्ग की ओर बढ़ता है और शीघ्र ही वो दुर्ग में अंदर प्रवेश कर लेता है। यहाँ पर जो बुद्धिमान उसका मंत्री है वो इस विषय पर सोचता है कि दारसिया किले के अंदर प्रवेश कर लिया है, ये नहीं होना चाहिए था। तो वो दाहिर को इस विषय पर समझाता भी है। लेकिन दाहिर वो अपने भाई की वजह से वो कहता है कि नहीं, उनको किले के अंदर जो है के द्वार खोल दो और उनको अंदर लाओ। इस तरह से दारसिया अंदर किले के आ जाता है और उसके स्वागत करने के लिए दाहिर पैदल ही आगे बढ़ता है और ये निवेदन करता है, विनती करता है दारसिया से कि हाथी से उतर करके नीचे आ जाओ और अपना आसन ग्रहण करो। लेकिन दारसिया हाथी से नहीं उतरता है और दाहिर से कहता है कि तुम इसी हाथी पर मेरे साथ आ जाओ और साथ बैठ करके हम किसी ऐसे सुनसान जगह पर चलेंगे जहां हम एक दूसरे अपने सुख और दुख की बातें बताएंगे। क्योंकि दारसिया ये भी कहता है कि जो हमारे दोनों भाइयों के मध्य की बातें हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि राज के और किसी के मन में वो बातें जाएं या उसके दिमाग में बातें चली जाएं। इस तरह से वो इसी कारण से वो मना करता है। लेकिन उसके दिमाग में तो ये बात है कि दाहिर को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो इस तरह की बातें करता है। लेकिन दाहिर को इस बातों का कोई एहसास नहीं हो रहा है और हाथी पर वो बैठ जाता है।
अब जब हाथी पर वो बैठ जाता है, आगे बढ़ता है, तो जैसे किला के बाहर देखता है कि किले के बाहर तो दारसिया के सैनिक वहां इकट्ठा हैं, तो वो अब भय उत्पन्न हो जाते हैं उसके मन में, क्योंकि पहले ही जो उसका मंत्री था, वो मंत्री ने पहले ही मना किया था दाहिर से कि साथ में हाथी इनके साथ ना जाएं, क्योंकि राज्य एक ऐसी है, सत्ता एक ऐसी चीज है जिसमें न कोई भाई होता है न कोई मित्र होता है। कभी भी वो राज्य के सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप सावधान करने की उसने बात कही थी दाहिर से। अब दाहिर को जब भय उत्पन्न हो जाता है तो मंत्री से बचाने की बात वो करता है कि मुझे अब कैसे बचाया जा सकता है। अब मैं जो है दारसिया के साथ हाथी में बैठ करके अकेले में बातें या अकेले नहीं जाना चाहता हूँ, इसकी वो अपने मंत्री से बात करता है। तब बुद्धिमान मंत्री जो है बताता है कि तुम्हारे बचने का एक ही उपाय है कि जैसे नगर के द्वार पर दारसिया निकले, तुम द्वार का ऊपरी हिस्सा बहुत मजबूती से पकड़ लेना, और जब हाथी द्वार के बाहर चला जाए तो मैं इसको द्वार को मैं तुरंत बंद कर दूंगा और आपको बाद में नीचे उतार लूंगा। ठीक दाहिर ने वैसा ही किया कि जैसे हाथी दरवाजे के पास पहुंचता है और अग्रभाग निकल जाता है और पिछले भाग में वो अपना दरबार के ऊपर कस के पकड़ लेता है और पकड़ करके उसको अपना शरीर जो है पीठ से अलग कर देता है और हाथी निकल जाता है। तभी जो मंत्री है वो फौरन गेट बंद करवा देता है, उसका दरवाजा बंद करवा देता है, और बंद करवाने के बाद में जो है वो दाहिर को नीचे उतार लेता है। इधर दारसिया आगे बढ़ जाता है और आगे कुछ दूर जा करके जब वो देखता है कि दाहिर जो है पीछे नहीं बैठा हुआ है, तो उसे अत्यंत दुख होता है कि वो अपनी असफलता जो भी उसको मिली उसे वो काफी द्रवित होता है। द्रवित होने के बाद अब वो अपने खेमे में जा करके वहां पर आराम करने लगता है। फिर उसको बुखार आ जाता है और बुखार आने के बाद उसे चेचक निकल आती है। जब चेचक निकल आती है, बीमार हो जाता है, तो धीरे धीरे एक दो दिन में उसको चेचक का प्रकोप और तेजी से बढ़ता है और चौथे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से दाहिर का बड़ा भाई दारसिया का अंत हो जाता है। अब आगे का इतिहास चश्नामा में हम एक और एपिसोड लाएंगे जिसमें मोहम्मद बिन कासिम 712 में जो दाहिर से युद्ध होता है, उस लड़ाई के विषय में हम सब चीजें आप लोगों को बताएंगे। हम अगले एपिसोड में ये भी बताएंगे कि भारत में वो कौन लोग थे जिन्होंने गद्दारी किया था, और जो अरब के लोग आए थे, अरब के जो मुस्लिम आए थे, उन्होंने इस देश को लूटा और इस लूट में यहाँ के गद्दारों ने उसकी मदद भी की थी। इन सब गद्दारों को मैं अच्छी तरह से अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि चश्नामा एक बहुत बड़ा इतिहास है। इस इतिहास को 10-15 मिनट के वीडियो में पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप लोगों को हम वीडियो अगला लाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक है। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय।